थोड़ा सा इतिहास को मैं टटोलूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर इतिहास के पन्ने अगर हम पलटने लगे तो बहुत लंबी बहस चली जाएगी। इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। इन्होंने बाबरनामा का जिक्र किया जिसमें कहा गया कि लेकिन राणा सांगा की तरफ से संदेशा भिजवाया गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं ना, बाबर की तरफ से संदेशा भिजवाया गया कि मैं दिल्ली से आक्रमण करूंगा, आप आगरा की तरफ से आ जाओ। और कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि चूंकि इब्राहिम लोदी के शासन में खुद उसके चाचा भाई और उस समय का पंजाब का गवर्नर, इन लोगों ने संदेशा भिजवाया कि लोदी को हराना है। सच क्या है? प्रत्युष जी 2 मिनट बस दीजिएगा, 2-3 बिंदुओं में बात करूंगा। पहले तो यह कि राणा सांगा था कौन। राणा सांगा वो वीर नायक है, मेवाड़ का शासक, 1508 में शासक बनने वाला, जिसने 100 लड़ाइयां लड़ी और 100 लड़ाइयों का विजेता रहा, जिसमें से 18 युद्ध उसने मालवा, गुजरात और दिल्ली के सुल्तानों से किया। जिस इब्राहिम लोदी की बात हो रही है, उसी इब्राहिम लोदी को उसने 2 बार, जब खतौली में और जोधपुर के युद्ध में हराया था। खतौली के युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी उससे इतना डरा हुआ था कि लौट के वो दिल्ली आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, भाग के कालपी चला गया। वो राणा सांगा की बात हो रही है। ये उस राणा सांगा की बात हो रही है जिसके शरीर पर 80 घाव थे, एक आंख चली गई थी, एक हाथ खराब हो गया था युद्धों में अपनी वीरता के कारण। और आप एक बार सोचिए ना कि बाबर को बुलाने की उसकी जरूरत क्यों पड़ती। आप उसके प्राइमरी रिकॉर्ड्स पे जाइए, रेवेन्यू जो उसके राज्य का रेवेन्यू था, मेवाड़ का जो रेवेन्यू था, वो 10 गुना था काबुल के अपेक्षा, जो बाबर के पास जो राज्य था। मतलब आप ये मान रहे हैं कि राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया? अब एक बात बस, और मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 3 मैं आपको स्रोत बताता हूं प्राइमरी। अहमद यादगार अफगान है जो इब्राहिम लोदी के दरबार में है, उसकी किताब है सलातीन अफगाना। इसके अलावा जौहर आफ्ताबची है, सलातीन मखजन अफगाना। और तीसरी जो बाबरनामा की बात हो रही है, बाबरनामा में लेनपूल का जो ट्रांसलेशन है उसको पढ़ लीजिए, किसी भी पृष्ठ पे चले जाइए, पता नहीं कौन से ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं अभी जो महोदय कर रहे थे। इन तीनों ही सोर्सेज में कहीं ये नहीं है कि राणा सांगा ने उसको बुलाया था। उसको बुलाया था इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां लोदी और उसके बेटे जो था आलम खां। इन दोनों ने मिलकर आलम खां को दूत बनाकर दो दूतों के साथ उसके दरबार में भेजता है और बताता है कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। मैं स्वाभाविक शासक हूं यहाँ का। यहाँ के फल भेजता है, आम भेजता है, बड़ा डिटेल्ड बर्डन है। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि अगर ये कहा जा रहा है कि राणा सांगा ने बिल्कुल बाबर को बुलाया था, तो 1526 में यहां पर एंट्री होती है बाबर की, और ठीक 1527 में वही राणा सांगा जिन्होंने किसे हराया? बाबर को। अगर बुलाया तो फिर उसके खिलाफ जंग क्यों लड़ा? यह भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है इसमें। मैं इतिहास में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि इसे कुरेदा जाएगा तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। मेमन साहब, क्या देश का मुसलमान खुद को मुगलों का वंशज मानता है? उनके लिए आइडियल कौन है, रोल मॉडल कौन है? देश का मुसलमान ना मुगलों का अपना वंशज मानता है, ना किसी और राजा को अपना वंशज मानता है। ये देश एक आज़ाद देश है, रिपब्लिकन देश है जो संविधान पे चलता है। और इस देश का मुसलमान ही नहीं बल्कि हर उस इंसान जो इस देश को रिपब्लिक मानते हैं, डेमोक्रेसी मानते हैं, वो इस देश के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको अपने फोर फादर्स मानते हैं और फाउंडिंग फादर्स मानते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, इस देश के लिए लड़ाई लड़ी। जैसे महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, बाबा साहेब अम्बेडकर हो, मौलाना आजाद हो, हम उनको फॉलो करते हैं। अगर आप रिलीजियसली मुझे पूछेंगे तो बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद को हम हमारा आइडियल मानते हैं। अगर इस देश के अंदर आप मेरा आइडियल पूछेंगे कि कौन है, तो जो फ्रीडम फाइटर्स है वो हमारे आइडियल है और हर एक देशवासी की होने चाहिए। रही बात राणा सांगा की, रही बात औरंगजेब की, रही बात छत्रपति शिवाजी की, पेशवा की, जो कंट्रोवर्सी पिछले 10-15 दिनों में चल रही है, तो हम हमारा आइडियल उनको मानते हैं जो छत्रपति शिवाजी के बॉडीगार्ड थे। हम हमारे आइडियल उनको नहीं मानते हैं जो अफजल खान के पीछे भास्कर कुलकर्णी खड़े हुए थे और छत्रपति शिवाजी पर हत्या की थी। हम हमारा आइडियल मानते हैं छत्रपति शिवाजी को, जिन्होंने अफजल खान को मारा। औरंगजेब के वो एक नोबेल थे या सेनापति थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने आए थे। उनका वध छत्रपति शिवाजी ने किया मुस्लिम अंगरक्षक के द्वारा, और उसके मरने के बाद अफजल खान की मजार और उसकी दिया बत्ती कराने का जो फरमान था, ये खुद छत्रपति शिवाजी महाराज में आगे बढ़ो, उनको मानते हैं करके आरएसएस की तरफ से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ नसीहत दी गई है। क्या है ये दोनों बयान, आपको सुनाते हैं। जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते।
नूर अहमद अजहरी कौन है रोल मॉडल? देखिए, देश में सिर्फ गैर जरूरी बातें, जिन बातों की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं समाजवादी पार्टी के नहीं सर, देखिए आपने कहा ना कि इन बातों की कोई जरूरत नहीं है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि कहा गया है रामजी लाल सुमन की तरफ से कि साहब बाबर की औलाद और राणा सांगा की औलाद, तो यही तो बहस का मुद्दा है। कौन है देश का गद्दार, कौन किसका औलाद, कौन किसका वंशज, किसके डीएनए में कौन, ये है बहस का मुद्दा। कह रहे थे डीएनए चेक करने की कोशिश करेंगे ना तो फिर बहुत दूर जाएगी बात, डीएनए की बात नहीं करना चाहते मैं समाजवादी पार्टी के जो यहाँ तारिक भाई बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आपस में तालमेल कर रखा है? क्या आप बोलोगे, आप अभी औरंगजेब पे आपका ही नेता बोला, फिर भारतीय जनता पार्टी ने उसको उस मुद्दे को इतना उठाया कि देश में आग लगा दी। एक सेकंड अजहरी जी, आपने बड़ी बात कही। आपने कहा कि क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी से तालमेल कर रखा है? मतलब क्या आप कह रहे हैं कि ये फ्रेंडली मैच चल रहा है? मुझे ऐसा ही लग रहा है, कुछ क्यों चल रहा है, क्या है ये? इल्जाम तो ये भी लगाया जा रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति है इसके पीछे। तारिक भाई, आपका ही नेता क्यों बार बार इस तरीके से बातचीत कर रहा है? ये इस तरह से किसी को गद्दार कह देना, क्या ये जरूरी जुमले नहीं है? इन जुमलों की क्या जरूरत है? ये लोग तो औरंगजेब और बाबर ये तो सीखते, इनका तो काम है, इन्हें तो औरंगजेब से फायदा तारिक जी इसका जवाब दीजिए। तारिक